नमस्कार, आप द न्यूज़ वर्ड्स देख रहे हैं और इस वक्त हमारे साथ द न्यूज़ वर्ड्स के संपादक अरुण कुमार पांडे सर हैं। बातचीत करेंगे 4 विधानसभा पर जो है उपचुनाव होने वाले हैं, क्या दृश्य होने वाला है वो भी बतलाएंगे। अरुण सर, क्या दृश्य होने वाले हैं? 4 सीटों पर उपचुनाव होना है। देखिए, बिहार में 4 सीटों के लिए उपचुनाव हो रहे हैं। 13 तारीख को वोटिंग होगी। यूँ इसी तरह से पूरे देश भर में कई राज्यों में उपचुनाव है। 50 सीट के लिए, लोकसभा की भी 2 सीट के लिए चुनाव हो रहा है, उसमें वायनाड भी है। आपने चर्चा की बिहार की 4 सीटों के लिए, उसमें 4 ऐसी सीटें हैं जहाँ से 4 विधायक एमपी हो गए थे, उनके इस्तीफे से ये चारों सीट खाली हुई है। तो बारी बारी से आपको देखिए, अब तो चुनाव में एक पखवाड़ा बचा है जी। अब सब उम्मीदवार जो हैं, प्रमुख उम्मीदवार के चेहरे सामने आ गए हैं। ये इस बार तय है कि जो पूरे 3 दशक से बिहार में एक चुनावी परिदृश्य, राजनीतिक परिदृश्य बना है कि एक तरफ लालू जी होते हैं, दूसरी तरफ नीतीश, एक तरफ एनडीए है, दूसरी तरफ महागठबंधन है। इस चुनाव में थोड़ा सा दिखता है, जो अभी तस्वीर बनती दिख रही है, कि निश्चित रूप से जो सीटिंग है वो गेटिंग आसान नहीं होगा। मतलब कि 3 सीट है महागठबंधन की और 1 सीट है एनडीए की। तो ये सीटिंग और गेटिंग जिसको कहते हैं ना, कि उपचुनाव में तो जो होता है कोशिश करता है कि फिर हम जीत जाएं, तो इस बार उतना कठिन दिख रहा है। तीनों जगह का जो चुनावी परिदृश्य है, और सब आप जानते हैं कि वोट में जात की सच्चाई है, जात के आधार पर कैंडिडेट, जात के आधार पर वोटर की गोलबंदी, यही चलता है। तो उसमें जो कुछ इस चुनाव में खासकर एक जन स्वराज पार्टी आ गई है, और उसने लक्ष्य किया है, जो कैंडिडेट जिस ढंग से दिया है उसमें दोनों गठबंधन हिट हो रहा है, कहीं एनडीए और कहीं महागठबंधन। 4 सीट के लिए अकेले जन स्वराज लड़ रही है, चारों सीट में। वो सीट है रामगढ़, तराड़ी, बेलागंज और इमामगंज। तो जन स्वराज चारों सीट के लड़ रही है। राजद 3 सीट की दावे है, 3 उसके सांसद बन गए हैं, तो 3 सीट खाली हुई है, उसमें रामगढ़ है, फिर उसके बाद आपको बेलागंज है, ये 2 सीट उसकी है, और इमामगंज के लिए भी दावेदार है राजद, तो 3 सीट के लिए उसकी लड़ाई है। तो कुल मिला कर आप पूछेंगे कि जैसा आपने सवाल कर दिया, अभी तो हार जीत नहीं होगा, लेकिन कुल मिला कर मैंने जैसे आपको कहा कि जीत बरकरार रखने की ही चुनौती है। तो महागठबंधन का तो अपर हैंड है ना, 3 सीट उसकी है इस चुनाव में। उपचुनाव में महागठबंधन को वो जीतना, और विधानसभा का चुनाव 1 साल के बाद होगा। ठीक अगले साल जब आप 2025 में बात करेंगे, नियत समय पर चुनाव होगा, तो इस समय विधानसभा चुनाव की सरगर्मी हुई। जिस परिसर में आप खड़े हैं सामने, विधानसभा का यही बिल्डिंग है जिसके लिए ये उपचुनाव होगा, चुनाव होगा। तो ये 4 सीट में मुझे लगता है कि अभी जो परिदृश्य बना है वहाँ, तो तराड़ी में माले की सीट है, और उधर प्रतिद्वंदी में जदयू के कैंडिडेट नहीं, बीजेपी लड़ रही है वहाँ, और जन स्वराज की पार्टी है। तो जो वहाँ कैंडिडेट है, एक है राजपूत है, एक है भूमिहार। तो जब ये माले का वोट है, आसान हो, माले का राजद को सपोर्ट है, और वो माले की सीट भी रही है। तो वो सीट के लिए अभी जो दिखता है कि यदि एनडीए के वोट में बंटवारा हुआ तो माले की राह आसान होगी। फिलहाल तरारी की सीट का अब कितना दम दिखाते हैं आप देखिए। सुनील पांडे बाहुबली छवि के धनी हैं, पूर्व विधायक, उन्हीं का लड़का लड़ रहा है, विशाल, वहाँ से विशाल प्रशांत, और इधर से किरण सिंह लड़ रही हैं जन स्वराज से। तो अभी देख लीजिए वहाँ क्या मुकाबला होगा, लेकिन मुझे लगता है कि इस लड़ाई में माले के लिए कुछ राह आसान होती दिख रही है। रामगढ़ की सीट है जहाँ जगतानंद सिंह खुद एमएलए हुए, उन्होंने खाली की थी तो उनके बेटे हुए, ये दोनों एमपी हो गए, तो फिर खाली हुई। अब छोटा अजीत लड़ रहे हैं वहाँ, और बीजेपी ने वहाँ पूर्व विधायक अशोक सिंह को कैंडिडेट बनाया, दोनों एक जात के हैं। और जन स्वराज ने वहाँ कुशवाहा जाति के कैंडिडेट को, वो सुशील कुशवाहा हैं, कैंडिडेट बनाया है। वो बक्सर से 2019 में चुनाव लड़े थे, तो चुनाव की दृष्टि से एक परिचित चेहरा है। तो एक कॉम्बिनेशन वहाँ 2 राजपूत आपस में लड़ेंगे। तो ये पहले तो स्वजातीय वोट एक आधार वोट होता है, कौन ज़्यादा लेता है कौन कम लेता है, और फिर कॉम्बिनेशन का वोट होता है। तो कुल मिला कर वहाँ की जो तस्वीर है, वो इस बार के लिए रामगढ़ में जगतानंद सिंह का ही फिर झंडा पताका फहराएगा कि उनके बेटे को कबूल करेगा कि कुछ तस्वीर बदलेगी। अब वो देखना बड़ा दिलचस्प होगा। आवाज़ आइए फिर उसी तरह से बेलागंज, सुरेंद्र यादव तो उस इलाके के परिचित चेहरे हैं, सांसद अभी हैं, पहले मंत्री भी रहे हैं, विधायक रहे हैं। अपने सुपुत्र को वहाँ विश्वनाथ को उन्होंने कैंडिडेट बनाया है,
और वहाँ से मनोरमा देवी इसी बिहार विधान परिषद की पूर्व मेंबर हैं, और वो भी बाहुबली छवि हैं, उनके हस्बैंड बिंदी यादव। उस अलावा कारोबार भी बड़ा है। आपको याद होगा अभी हाल में रेड पड़ा था NIA का, 4 करोड़ नगद मिले थे। तो जिसके यहाँ 4 करोड़ नगद मिले तो साधारण कारोबार वाला व्यक्ति होगा क्या? तो आप समझिए कि मनोरमा देवी की फॉलोइंग है वहाँ। तो एक जाति के 2 कैंडिडेट हैं, जदयू के भी और राजद के भी, और तीसरा कैंडिडेट वहाँ अल्पसंख्यक है, मुस्लिम है। यही तो लक्ष्य है जन स्वराज का, कि भाई राजद के उस M22 को हम समीकरण है उसको ध्वस्त करें। अब देखिए वहाँ AIM ने भी कैंडिडेट दिया है। तो यदि राजद के कैंडिडेट में सेंधमारी होती है और यादव वोट बढ़ते हैं, तब तो वहाँ इस बार सुरेंद्र यादव के बेटे को जीतना तो आसान नहीं दिखता है। ये लड़ाई इस रूप में है। क्या लगता अब है? इसके बाद एक सीट रह गई, उसकी भी चर्चा ही कर देना चाहिए। अब वो सीट है आपकी इमामगंज की सीट, वहाँ 2 मांझी लड़ रहे हैं। एक दीपा मांझी लड़ रही हैं और दूसरा रोशन मांझी। 2 मांझी लड़ रहे हैं और वहाँ जन स्वराज ने जितेंद्र पासवान को दे दिया है। तो लड़ाई समझा जा सकता है। कुल मिला कर आज जो चुनाव परिदृश्य है, इस उपचुनाव में जहाँ जन स्वराज के लिए, प्रशांत किशोर के लिए लिटमस टेस्ट है, वहीं 3 सीटों पर फिर जीत दर्ज करना महागठबंधन के लिए कठिन चुनौती है। उतना ही कठिन चुनौती इस बार दिख रहा है वहाँ हम की पार्टी को। यही चुनावी प्रदेश है। और 15 दिन में देखिए, अभी तो आज धनतेरस है, दीपावली होगी, फिर छठ के बाद अब बचेंगे 2-3 दिन। इसमें क्या परिदृश्य बनता है, लेकिन जात के आधार पर तो मतदाताओं को कोई पहले सब प्रीसेट माइंड होता है, कुछ कम ही फ्लोटिंग वोट होता है। तो जात के आधार पर मतदाताओं की गोलबंदी है, तो कौन किधर जाएगा एक मैंने आपके सामने विवेचना की। लेकिन कुछ मुद्दे उभरेंगे। अब सरकार के संबंध में अभी जो मुद्दा है सर्वे का, स्मार्ट मीटर का, ये सब मुद्दा है ना, मुद्दे को भुंजा बना रही है। तो कुल मिलाकर देखिए कि मुद्दा कितना उभरता है, उसी जात के आधार पर मतदाताओं की गोलबंदी होती है और हार जीत तय होता है। लेकिन प्रशांत किशोर की बात अगर कर ले जन स्वराज की, तो प्रशांत किशोर NDA गठबंधन के लिए और इंडिया गठबंधन के लिए, दोनों के लिए कहीं ना कहीं खतरा का घंटी है। मैंने आपसे प्रारंभ में कहा कि 2 धारी तलवार हैं, और कौन ज़्यादा कटेगा कौन कम कटेगा। कटेंगे दोनों। तो बताया आपने कि 4 कैंडिडेट जो उनके हैं, कहाँ किससे जन स्वराज के कारण किसकी परेशानी है। लेकिन अभी तो ये कहना कठिन है कि जन स्वराज किसको इफेक्ट करेंगे, कि इफेक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। इसलिए मैंने कहा कि जन स्वराज पार्टी के लिए भी लिटमस टेस्ट है प्रशांत किशोर के लिए। बात तो बहुत बड़ी बड़ी कर रहे हैं, वो दावा कर रहे हैं कि भाई हम 4 सीट जीतेंगे। राजद जो वहाँ 3-4 पोजीशन पर हो जाएगा, और अगला जो चुनाव होगा मेरी ही सरकार बनेगी। दावा कर रहे हैं कि 200 उनके नए चेहरे होंगे जो पहली बार चुनाव लड़ेंगे, और काबिलियत को वो देंगे अहमियत। तो काबिलियत में तो थोड़ा 2 जगह आपने देख लिया, बदलना पड़ा। तो अब उसके बाद वैसे ही लड़ने वाला चेहरा को ढूंढना पड़ा। लोग कहते हैं कि देखिए, एक चुनावी रणनीति बनाना एक अलग चीज़ है, जब चुनावी जंग में राजनीति में जाइएगा ना तो कुछ दूसरे ढंग की। सो इस बार प्रशांत किशोर को इसी चंद दिनों में ये भी एक अनुभव हुआ, एक ऐसा कैंडिडेट को उन्होंने बना दिया जो वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं था, तो चेंज करना पड़ा। एक ऐसे कैंडिडेट को बना दिए जो कि माना कि उम्र के जिस पड़ाव पर हैं, शायद इस उपचुनाव में वो मेहनत नहीं करेंगे, ये जंग ना है, तो एक जवान को दिया उन्होंने। एक स्थिति है। इसलिए देखिए, फिर मैं आपसे यही कहूँगा कि अभी उपचुनाव का कुछ और समय बनने दीजिए, लेकिन जो मतदाताओं की गोलबंदी है विशेषकर उन क्षेत्रों में, उसके आधार पर सहज जो मैंने आपसे तस्वीर पेश की है वो यही है कि चाहे वो महागठबंधन हो चाहे NDA, दोनों के लिए उपचुनाव चुनौती भरा है। चलिए, तो महागठबंधन हो या फिर NDA गठबंधन, दोनों के लिए चुनाव जो है मुश्किल का घड़ी है। हम बातचीत कर रहे थे, आपकी बात कैसी लगी अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में देख रहे हैं। अपनी लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।